ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर रह चुके एक शख्स जिनके नाम में राम लगा हुआ है, एक राम। ये मुखिया रहे हैं 2011 से 2016 तक, और अपने मुखिया का जो इनका काल था उसमें इन्होंने डेवलपमेंट की ऐसी मिसाल कायम की कि आज की तारीख में भी जो पिपरा कोठी का इलाका है, उस इलाके में अगर विकास की कोई बातचीत हो और उसमें एक राम जी का नाम नहीं आवे, ये संभव नहीं है। तो हम सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं राम जी आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। आज चूंकि चुनाव का माहौल है तो थोड़ी सी बात चुनाव से संबंधित होनी चाहिए। सर एक बात बताइए, इस बार मोदी जी 400 पार, क्या हाँ, लगता है आपको? देखिए प्रजातंत्र की जो खूबसूरती है उसमें ये जो डिक्टेटरशिप आता है वो काफ़ी हद तक सत्ता का जो सेंट्रलाइजेशन है, हम लोग सत्ता का सेंट्रलाइजेशन का विरोधी मुखालिफ रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं हम, और ये बात भी सही है। जिसने प्रजातंत्र का आधारशिला रखा उसने भी बात बताया था कि जहाँ सत्ता केंद्रीकृत हो जाएगी वहाँ जो है डिक्टेटर आ जाता है, तानाशाही आ जाती है। लिहाजा प्रजातंत्र की खूबसूरती ये है कि थोड़ा सत्ता में परिवर्तन अदल बदल होते रहना चाहिए। इससे जनप्रतिनिधि में एक खौफ रहता है, एक डर रहता है कि अगर मैं ऐसा अच्छा काम नहीं करा तो जनता मुझे बदल देगी। लिहाजा उस बदलाव के बारे में हम ये कहेंगे कि अगर पब्लिक में और डेमोक्रेसी में ये प्रोविज़न है कि अदल-बदल होते रहना चाहिए, तो इसका मैं समर्थन करता हूँ कि अदल-बदल होते रहने से मतलब सीधी सी बात है, आप चाहते हैं कि बदलाव हो। बेशक इससे विकास भी होगा, और बहुत तरीक़ा से है। और मेरा तो देश भी प्रजातांत्रिक देश है, और आपको तो बता ही दिया मैंने कि ज़्यादा दिन तक सत्ता अगर कहीं पे केंद्रीय रह जाए तो तानाशाही आ जाती है। राधा मोहन जी से आपकी बड़ी नजदीकी रही है, बेशक सही बात है, नज़दीकी रही है। इस बार क्या लगता है आपको, राधा मोहन जी इस बार फिर से परचम लहरा पाएंगे? देखिए तो जनता के हाथ में है। अ, या आप जनता के प्रतिनिधि रहे हैं? ऐसे ऑल इंडिया पैमाने पर जो हम लोग फ़िज़ा देख रहे हैं, वह जो है सो बदलाव के प्रति ही फ़िज़ा देख रहे हैं। दक्षिण भारत में भी इस कदर देखने को अभी तो 2-3 चरण सर आप चुनाव। गोल गोल घुमा रहे हैं। नहीं, नहीं ऐसा बात नहीं, 2-3 चरण के चुनाव का मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि राधा मोहन जी इस बार क्या होगा, राधा मोहन जी का भविष्य क्या होगा इस बार, क्या लगता है आपको? देखिए आप जमीन से जुड़े नेता हैं, इसीलिए प्रश्न मैं आपसे सीधे तौर पे पूछता हूं, क्या लगता है आपको राधा मोहन जी इस बार क्या अपना हैट्रिक लगा पाएंगे लगातार? हैट्रिक तो वो बहुत पहले भी लगा चुके हैं। इनका तो इस बार का अगर होगा तो कई बार उनका लगातार का जीतना हो जाएगा। मगर नहीं, जो हैट्रिक इसके पहले कभी नहीं लगा है, बीच में ब्रेक हुआ है। ब्रेक हुआ है, हाँ, लेकिन अगर इस तरह लेकिन से इस बार अगर जीतेंगे तो हैट्रिक होगा। हाँ, इस बार जीतेंगे तो उसको 3 बार के टर्म में अगर हैट्रिक का अगर क्राइटेरिया है तो उस तरह से हैट्रिक होगा। लेकिन आपकी मगर माथे की सिकन बता रही है कि आपको लगता है कि इस बार शायद राधा मोहन जी बहुत अच्छा नहीं कर पाए। वो तो राधा मोहन जी भी इस बात को कबूल करते हैं, दिल से भी कबूल करते हैं कि और वह क्या कबूल करें, बिहार की जनता, और बिहार की जनता नहीं बल्कि ऑल इंडिया की जनता जो है सो बदलाव के प्रति रुझान है एक इस बार। प्रश्न, चूंकि पूरे हिंदुस्तान में एक नारा दिया गया कि लोग वोट मोदी के नाम पर करें, अगर राधा मोहन जी चुनाव हारते हैं तो हार किसकी होगी, राधा मोहन सिंह की हार होगी या मोदी जी की हार होगी? और जब कप्तान की बात आती है, तो कप्तान का अगर खेल में बेहतर प्रदर्शन अगर प्लेयर करता है, तो जीत का सेहरा भी अगर कप्तान के साथ जाता है, तो हार का सेहरा भी कप्तान के ही माथे पे जाएगा।
बड़ी तो सफाई से अब राधा मोहन जी को बचा गए। जी नहीं, लगता है सब पुरानी मैंने मित्रता याद आ नहीं, नहीं, गई। नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो कप्तान के कमाल ही, अगर पिछले दिनों में मैंने देखा चुनाव में जो है सो कप्तान का ही सारा श्रेय गया था जीत का, तो हार का भी श्रेय कप्तान को ही जाएगा। मेरा मतलब है मोदी जी को ही जाएगा। पिपरा कोठी में विकास, जैसे राधा मोहन जी दावा करते हैं कि पिपरा कोठी में उन्होंने विकास की गंगा बहा दी। आप तो पिपरा कोठी से आते हैं, मदर डेयरी का प्लांट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हाँ, बिल्कुल सही बात से है। तमाम चीजों को लेके अगर देखा जाए हाँ, तो राधा मोहन जी ने खास करके पिपरा कोठी का जो इलाका है हाँ, उन इलाकों में बहुत अच्छा काम काम किया। किए हैं, काम किए हैं। तो क्या इसका रिटर्न उनको मिलेगा? जनता उनका रिटर्न देगी उसको? हाँ, कुछ हद तक जो है सो जो अब तो ऐसा मिजाज लोगों का बन गया है, इस कदर का पूरे मुल्क के पैमाने पर राजनीतिक ध्रुवीकरण हो गया है कि पार्टिकली लोग जो है सो सेंट्रलाइज हो जा रहे हैं, और उसी हिसाब से जो है सो वोट भी पड़ेगा। 2014 और 2019 में आपने अपने वोट पर, अपने बूथ पर, जो आपका अपना बूथ है, जो कि एक उर्दू विद्यालय में है, जहां मुस्लिमों की आबादी है, वहां राधा मोहन जी को आपने लीड दिलवाया था। ये क्रेडिट आपका था। ये क्या बिल्कुल, लगता है कि इस बार वो उसकी पुनरावृत्ति होगी? ये बात तो खैर हमारे राधा मोहन जी भी और साथी लोग भी कबूल करते हैं कि उर्दू स्कूल पर लीड दिया गया था। लेकिन जिस तरह से अभी राजनीति का एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष के तहत जो है सो राजनीति में एक कदर जहर जो घोला गया है, वो दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती है। किसी वर्ग को आइसोलेट करके चलना, छाँट करके चलना, एक भी आप ही से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या अगर अक़लियत की बात करें, अल्पसंख्यक की बात करें, तो क्या एक भी कैंडिडेट सर पूरे लेकिन भारत का एक बात मुझे बताइए कि न न बता रहे डेवलपमेंट, हैं। सर डेवलपमेंट जो होता है, हाँ। जो विकास होता है, जैसे मान लीजिए सड़कें अच्छी हो गई, तो सड़कें तो हिंदुओं के लिए भी अच्छी हो गई, मुसलमानों के लिए भी अच्छी हो गई। अगर मान लीजिए जो कोरोना के, मेरा भी कहना यही था, हाँ, राजनीतिक में प्रतिनिधित्व की बात भी साथ-साथ आती है। सिर्फ डेवलपमेंट की बात किसी किसी जाति विशेष के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। प्रतिनिधित्व की बात आती है। कैसे हम कबूल करें कि ये मेरी पार्टी है, कि जिससे बीजेपी ने, क्या सच्चाई है कि पूरे भारत के पैमाने पर जो उसकी संख्या है, उसके अनुपात में क्या उसको टिकट-उकट दिया जाता है? बीजेपी की तरफ मेरा इशारा है, या और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा इशारा है कि अगर जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या उसके संख्या के अनुपात में उसकी हिस्सेदारी मिल पाती है? मतलब नहीं बहुत मिल। सीधा प्रश्न है आपका भारतीय जनता पार्टी से कि मुसलमान अगर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसके पीछे एक बहुत मजबूत वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी मुसलमानों को तरजीह प्रतिनिधित्व नहीं दिया, नहीं सिर्फ दिया। जी, 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 सच्चाई है। 543 जो भारत में लोकसभा का सीट है, उन 543 में एक भी मुसलमान को टिकट बीजेपी ने नहीं दिया। मतलब बीजेपी आइसोलेट करके चलती है। बेशक। बावजूद इसके 2014 और 2019 में आपने अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर राधा मोहन जी को अपने बूथ पर जीत दिलाई। हाँ, ये तो बात वो भी कबूल करते हैं कि उर्दू स्कूल पर लीड लिए थे, हमारे राधा मोहन जी लीड लिए थे। और दूसरी बात, मुझे माने जो आराध्य हैं रामचंद्र जी से, उनका मैं क्या शिकायत करूँगा? और हमारे जो बड़े अदीब लोग रहे हैं, जो साहित्यकार लोग रहे हैं, जो फ़नकार लोग रहे हैं, उन लोगों ने भी लिखा है कि है राम के वजूद पे हिंदू सिताँ को नाज़, अहले नज़र समझते थे उनको इमाम हिंद। इमाम से मेरा मुराद है ए लीडर ऑफ इंडिया, इमाम हिंद। उनको लीडर के तौर पर कबूल किया गया। ये हमारे बड़े अदीबों ने, बड़े साहित्यकारों ने लिखा है रामचंद्र जी के बारे में कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। हमें उनसे शिकायत नहीं है। राम के नाम पर जो राजनीति करके लोगों में जो नफ़रत के बीज बोई जा रही है, मुझे शिकायत उस बात से है। अगर ये सब अगर नहीं हो, तो फिर मुसलमानों को बीजेपी से भी कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन नफ़रत की जो ज़हर बोई जा रही है, इस बात से जो है सो तकलीफ़, और क्यों नहीं होना चाहिए? प्रतिनिधित्व भी नहीं मिले और उसके प्रति नफ़रत भी, और इसी नफ़रत के बुनियाद पर सत्ता चल भी रही है। ये सच्चाई है। और फिर बाकी लोकतंत्र का तो हत्या इसी प्रकार हो जाता है, जब किसी
धर्म विशेष के नाम पर राजनीति होने लगे, तो जो अकलियत होगा, जो माइनॉरिटी होगा, वो अपने को ठगा सा महसूस करता